सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्यवाला जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर मनप्रीत कौर जी, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, डॉक्टर भगवती उपाध्याय, डॉक्टर सत्यवती चौबे जी, गीता दुबे जी, कुशल संचालक राकेश त्रिपाठी जी और मित्रों, सबसे पहले मैं मिथिलेश शर्मा मैडम को समकालीन हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विचारधारा विषय पर परिसंवाद आयोजित करने और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। रात बाकी एवं अन्य कहानियां तथा इतिहास बोध का प्रश्न रणेंद्र पर केंद्रित अपनी बातें रखूंगा। वर्तमान स्थिति में आदिवासी शब्द का प्रयोग विशिष्ट पर्यावरण में रहने वाले, विशिष्ट भाषा बोलने वाले, विशिष्ट जीवन पद्धति तथा परंपराओं से सजे और सदियों से जंगल पहाड़ों में जीवन यापन करते हुए अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संभाल कर रखने वाले मानव समूह का परिचय करा देने के लिए किया जाता है। ऐसा जो विनायक तुकाराम कहते हैं। इस प्रकार से उन्हीं के शब्दों में आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। आदिवासी साहित्य वनों जंगलों में रहने वाले उन वंचितों का साहित्य जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया, ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य जिनके आक्रोश पर मुख्य धारा की समाज व्यवस्था ने कान ही नहीं धरे। यह गिरी कंदराओं में रहने वाले अन्यायग्रस्तों का क्रांति साहित्य है। सदियों से जारी क्रूर कठोर न्याय व्यवस्था ने जिनकी सैकड़ों पीढ़ियों का आजीवन वनवास दिया, उस आदिम समूह का मुक्ति साहित्य है। आदिवासी साहित्य वनवासियों का छत जीवन जिस संस्कृति की गोद में छुपा रहा, उसी संस्कृति के प्राचीन इतिहास की खोज है। आदिवासी साहित्य इस भूमि से प्रस्तुत आदिम चेतना का अनुभव का शब्द रूप है। रणेंद्र के पास जब हम जाते हैं तो समकालीन आदिवासी लेखन की शुरुआत हमें 1991 के बाद से माननी चाहिए। नई आर्थिक नीतियों ने आर्थिक शोषण की प्रक्रिया तेज हुई। समय के साथ आदिवासियों की तरफ से प्रतिरोध के स्वर मुखर हुए। आदिवासियों से जुड़े स्थानीय संघर्ष और प्रांतीय राष्ट्रीय पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने लगे। प्रतिरोध का स्वरूप राष्ट्रीय था, इसलिए प्रतिरोध से निकली रचनात्मक ऊर्जा देश भर में फूटी। इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों रचनाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रणेंद्र लिखते हैं, आदिवासी से जीवन से जुड़ा साहित्य केवल शब्दबद्ध रचना नहीं है, बल्कि मुद्दों पर आधारित, शोषित, उपेक्षित, बहिष्कृत, हाशिए पर खड़े वर्ग की आवाज उठाने वाला प्रतिबद्ध, परिवर्तनकामी और संकल्पबद्ध साहित्य है। प्रस्थापितों का यह साहित्य परिवर्तनकामी है, क्रांतिकारी है। इसमें प्रतिरोध का भाव है, विरोध का मादा है, अस्वीकार का साहस है, स्वीकार की दलीलें हैं, अनुभव की पूंजी है। आज का आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। यह एक ऐसा विमर्श है जिससे इस समुदाय की परंपरा, रूढ़ियां, संस्कृति, अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण सभी कुछ बयान हो रहा है। लोक कला, संगीत, नृत्य, संस्कृति, भाषा, बोली, लिपि आदि विभिन्न धरातलों पर आदिवासी लेखन एक व्यापक विमर्श का हिस्सा बन रहा है। यह समय भारतीय समाज, राजनीति और साहित्य में उपेक्षित अस्मिताओं के मुक्तकामी संघर्षों का दौर है। 20वीं सदी के आखिरी दशकों में भारत के नए सामाजिक आंदोलनों का उभार हुआ। स्त्रियों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और आदिवासी जनजातियों की नई एकजुटता ने ऐसी मांगे और मुद्दे उठाए जो स्थापित सैद्धांतिक और राजनीतिक मुहावरों के माध्यम से आसानी से समझे और सुलझाए नहीं जा सकते। इन समूहों ने अपने शोषण के लिए अपनी खास अस्मिता को कारण बताया और उस शोषण और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष के लिए उस संबंधित अस्मिता वाले समुदाय को साथ लेकर अपनी मुक्ति के लिए सामूहिक अभियान चलाया। क्योंकि इस प्रक्रिया में शोषण और संघर्ष का आधार सामुदायिक पहचान है, इसलिए इसे अस्मितावाद की संज्ञा दी गई। वंचितों और शोषण के खिलाफ खड़ी हुई मुहिम में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के अलावा साहित्यिक आंदोलन ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। स्त्रीवादी साहित्य और दलित साहित्य उसी का प्रतिफल है। अब आदिवासी चेतना से लैस साहित्य भी साहित्य और आलोचना की दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। डॉक्टर विनायक
तुकाराम के अनुसार आदिवासी साहित्य वन संस्कृति से संबंधित साहित्य है। आदिवासी साहित्य उन वन जंगल में रहने वाले शोषितों और वंचितों के जीवन और संवेदना का साहित्य है, जिनके प्रश्नों का अतीत में कभी उत्तर नहीं दिया गया। ऐसे दुर्लक्षितों का साहित्य जिनके आक्रोश पर शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था ने कभी कान ही नहीं दिया, इनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। आदिवासी साहित्य के माध्यम से स्वयं की पहचान, स्वयं की आवाज और स्वयं की सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना सामने आएगी, उससे अंततः पूरे भारतीय समाज की मुक्त अभिव्यक्ति और संघर्ष ही सामने होंगे। आजादी के बाद के आधुनिक विकास के मॉडल ने आदिवासियों से उनके जल, जंगल और जमीन छीनकर उन्हें बेदखल कर दिया। विस्थापन आदिवासी जीवन की मुख्य समस्या बन गई। इस प्रक्रिया में एक और उनकी सांस्कृतिक पहचान उनसे छूट रही है, तो दूसरी ओर उनके अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया। अगर वे पहचान बचाते हैं तो अस्तित्व पर संकट खड़ा होता है, और अगर अस्तित्व बचाते हैं तो सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती है। यह खतरा चौतरफा है। विकास का दानव अस्तित्व एवं अस्मिता दोनों को निगल जाना चाह रहा है। इसलिए आज का आदिवासी विमर्श अस्तित्व और अस्मिता का विमर्श है। डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी के शब्दों में, आदिवासी अस्मिता की धुरी है स्व संस्कृत प्रेम, आत्मनिर्णय और आत्मसम्मान में विश्वास। आदिवासी क्षेत्रों में कारपोरेट घरानों का प्रवेश और आदिवासियों में बढ़ती जागरूकता नई परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बदलने और तद अनुरूप अपने संस्कारों, आदतों और कानूनों में बदलाव लाने की, आदिवासियों पर कोई भी परिवर्तन यदि बाहर से थोपा जाएगा तो प्रतिरोध करेंगे। आदिवासियों का प्रतिरोध स्वाभाविक है। वे किसी भी चीज को स्वयं लागू करना चाहते हैं। विस्थापन का विकल्प मुआवजा नहीं है। मुआवजा ज्यादा हो या कम, इससे भी आदिवासियों का गुस्सा शांत होने वाला नहीं। इस प्रसंग में वे सबसे बुनियादी परिवर्तन यह करना होगा कि आदिवासियों के इलाकों पर उनका ही स्वामित्व हो। केंद्र या राज्य सरकार का आदिवासियों की जमीन और जंगल पर स्वामित्व संवैधानिक तौर पर खत्म करना होगा। सामूहिकता में विश्वास करने वाला, स्व संस्कृति और आत्मसम्मान के प्रति सजग आदिवासी समुदाय स्वयं के नियम, कायदे, कानून बनाता है और स्वयं पालन करने का अभ्यासी रहा है। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त नहीं किया। इसके मूल में चाहे जो भी हो, पर आत्मनिर्भरता इस समुदाय की शक्ति रही है। आदिवासी कथाकारों ने अपनी कहानियों में बदलती सदी के साथ साथ आदिवासी समुदाय की जीवन शैली में हो रहे परिवर्तन को कथा का विषय बनाया है। ठीक है। डॉक्टर रोज केरकेट्टा की कहानियां, जनजातियों की कहानियां, रोज ने अपने कथा संग्रह पगाहा जोर जोर रे घाटों में जो जिया है उसे लिखा है। इस सब संग्रह में आदिवासी जीवन की व्यापकता है। सारा बाजार फैक्ट्रियों में बने सामानों से पटा पड़ा है। आदिवासियों के हाथ से बने सामान फैक्ट्रियों के बने सामानों की तुलना में महंगे होते हैं, अतः इन सामानों के खरीदार नहीं है। आदिवासी समुदाय के सामने बेकारी की स्थिति होती है। लोहे का सामान बनाने की जगह लोहे का काम करने वाले बंदूकें बनाने लगे हैं। आदिवासी समाज में सामाजिकता, विकास और सामाजिक जीवन मूल्य एक सा नहीं दृष्टिगत होता है। इसका कारण साफ है। जंगलों में बिखरा समुदाय, कबीलों में स्वायत्तता, स्वयं की आर्थिक व्यवस्था, सामुदायिक जीवन और कबीलाई सामाजिकता के बीच श्रृंखलित व्यवस्था नहीं दिखाई देती। इनमें खेती कहीं पहले आई तो कहीं बाद में आई। इनकी जीवन शैली विशाल हिंदी क्षेत्र के मैदानी और समाज जीवन के बिल्कुल अलग रहती आई है। प्राकृतिक और भौगोलिक परिवेश, सामाजिक आर्थिक जीवन और मूल्य परंपरा पर ध्यान रखा जाए तो उनके बीच सुलभ कई आधारभूत एकरूपताओं को रेखांकित किया जा सकता है। रणेंद्र की कहानियां मार्जिनलाइजेशन की प्रक्रिया का मेटाफर रचती हैं। रणेंद्र क्या आदिवासी कंसन के रूप में मौजूद है। रात बाकी और अन्य कहानियों से गुजरते हुए रचनाकार के सरोकारों की शिनाख्त की जा सकती है। रणेंद्र के रचना संसार का विषय कस्बाई शहर से 50 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में रहने वाला आदिवासी समुदाय है, जहां आज भी सामंतों का बोलबाला है। प्रशासन, ठेकेदार, भूमाफिया और जमींदारों के साथ गांठ से सारा इलाका लूटगाह में तब्दील हो गया है। रणेंद्र के शब्दों में, साहब अमला फेल के साथ साथ शाम होते शिकार खेलते। प्रभारी डॉक्टर
डीपीओ, वयस्क शिक्षा पदाधिकारी, उप प्रमुख, एक दो चमचों का पूरा शिकारी दल शिकारगाह अस्पताल परिसर का खाली प्रभारी आवाज, जहां नर्सें, आंगनवाड़ी की सेविकाएं, ठेकेदारों द्वारा सप्लाई गई लड़कियां शिकार थी, जिनकी आंखों में शाम ढलते जंगल उगाते थे। आदिवासी समुदाय की मजबूर लाचार लड़कियों के देश शोषण इस इलाके में रहने वाले अधिकारियों और सामंतों के लिए आम बात है। शिकार का यह खेल खुले रूप से अनवरत जारी है, जिसका शिकार है अनंत संभावनाओं और भू संपदा संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड प्रदेश और आदिवासी समुदाय, जहां संसाधनों के दोहन से धरती मां खोखली हो रही है और दूसरी ओर विकास की तेज आंधी में आदिवासी समुदाय का अस्तित्व खतरे में है। विकास के नाम पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जीवन के मौलिक रूप के संरक्षक, जंगल के मूल निवासी, प्रकृति के आराधक, स्वयं में जीवन की सार्थक परिभाषा आदिवासी समुदाय को उनके निवास स्थान से नस्तनाबूद किया जा रहा है। मजे की बात यह है कि लगभग 5000 वर्षों से अपनी संस्कृति को संजोए रखने वाले समुदाय को तथा कथित सभ्य समाज ने इन्हें आदिम जातियां अर्थात आदिम युग में रहने वाली जातियों के रूप में चिन्हित किया है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा मानवता के विकास की कहानी के विनष्ट हो जाने का है। चंपा गाछ, अकबर और तालिया कहानी में सरस्वती के आजा का कथन द्रष्टव्य है। समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। आदिवासी अगर केवल अपने लिए सोचने लगा तो समझो वह आदिवासी नहीं रहा। अगर यही चलन बढ़ा तो समझो वह आदिवासी समाज ही नहीं रहेगा। आजा खूब साफ साफ बोलते हैं। इस प्रकार आदिवासी समाज के मानक पर खुद आदिवासी है। आदिवासी और सभ्यता के विकास की कहानी स्पष्ट है। यहाँ समाज शब्द हमें विचार करने के लिए कई कोण छोड़ता है। सामाजिक होने का मतलब है आदिवासी होना, अपनी सामुदायिक संस्कृति सजो कर रखना, अपनी परंपरा, रीत रिवाज, खान पान, रहन सहन, सहजता, सरलता, प्रकृति से जुड़ाव आदि पूर्वजों की थाती को सजो कर रखना। आदिवासी व्यक्ति धर्म से परे समाज धर्म को अपना जीवन मूल्य मानता है। व्यक्ति होने से ज्यादा जरूरी है सामाजिक होना। सामुदायिक संस्कृति ने इनकी पहचान को हजारों साल से बचा कर रखा है। रणेंद्र के शब्दों में, इस इलाके के कबीले में हर काम काज, हर निर्णय सामूहिक तौर पर होते हैं। नेतृत्व भी उनके बीच से ही उभरता है। यहाँ बहुपति प्रथा भी है, यौन संबंध बनाने की छूट है। इस समाज की पीड़ा है, इसका आत्म स्वावलंबन है। अपने में ही यह समाज बिल्कुल सिमटा हुआ है। इनकी जरूरतें अपने ही समाज से पूरी हो जाती है। यह समाज दूसरे की ओर क्यों देखे? ऐसे समाज में खेती का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, इसलिए इनके यहाँ अब भी गाय का बछड़ा, सुअर आदि काटने और उसे सामूहिक रूप से खाने और नृत्य करने का रिवाज है। सामुदायिक जीवन, सहजता, विश्वास, अपने लोगों और समाज की चिंता, मानवता और मानवीय मूल्यों की स्थापना में विश्वास, जीवन के प्रति आस्था, प्रकृति के प्रति संरक्षण का भाव आदिवासी जीवन की शक्ति है। जीवन के प्रति विश्वास, जीवन जीने का मस्त अंदाज, इनकी जीवन शैली इन्हें मैदानी भागों में रहने वाले लोगों से अलग करती है। इनकी अपनी अलग पहचान है। रणेंद्र के शब्दों में, इनकी जीवन शैली विशाल हिंदी क्षेत्र के मैदानी और सामाजिक जीवन से बिल्कुल अलग रहती आई है। प्राकृतिक और भौगोलिक परिवेश, सामाजिक आर्थिक जीवन और मूल्य परंपरा का ध्यान रखा जाए तो उनके बीच सुलभ कई आधारभूत एकरूपताओं को रेखांकित किया जा सकता है। बदलते समय के साथ भूमंडलीकरण और वैश्विक परिदृश्य में सबसे बड़ा खतरा मानवता के प्रति है। प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की होड़ में विश्व समुदाय का विद्रूप भयानक चेहरा सामने आने लगा है। आज आदिवासी जीवन, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी भाषा, आदिवासी इतिहास बोध एवं आस्था विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। आदिवासी जीवन का मूल आधार जल, जंगल, जमीन, जड़ और जोरू को विकास का राक्षस निगल जाना चाह रहा है। जंगल संरक्षण नाम पर बने नियम कानून इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। विकास के नाम पर धरती से लेकर पाताल लोक तक खुली लूट का सुनियोजित और घोषित कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। प्राकृतिक संपदा के दोहन से सारा का सारा वन्य प्रदेश चित्कार उठता है। कैमूर का सारा इलाका थर्रा उठता है।
यहाँ रहने वाले मनुष्य क्या, पशु पक्षी पेड़ पौधे तक चित्कार कर रहे हैं। कहावत है, सुनसान रातों में महुआ चुपचाप रोता है। तथ्य है कि गर्मी में भी महुआ के पत्तों से पानी की बूंदें गिरती हैं और कथाकार की नजर कितनी दूर तक है कि जंगल के सियार भी रो रहे हैं। विकास के संजाल, मुक्त व्यापार और मुक्त बाजार के नाम पर मुनाफे और लूट का खेल आदिवासियों के जल जंगल और जमीन हथियाने से भी आगे जाकर उनके जीवन को दांव पर लगाकर खेला जा रहा है। आंकड़े बताते हैं, पिछले एक दशक में अकेले झारखंड राज्य से 10 लाख से अधिक आदिवासी विस्थापित हुए। इनमें से अधिकतर लोग दिल्ली जैसे महानगरों में घरेलू नौकर या दिहाड़ी का काम करते हैं। विडंबना यह है कि सरकार के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूलतः कोई आदिवासी नहीं है, इसलिए यहाँ के शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों में आदिवासी के लिए आरक्षण या कोई विशेष प्रावधान नहीं है। विकास के नाम पर अपने पुश्तैनी क्षेत्रों से बेदखल किए गए ये लोग जाएं तो कहां जाएं? सरकार के पास इनके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। अपने जल जंगल जमीन से बेदखल महानगरों में शोषित उपेक्षित आदिवासी किस आधार पर रहे इसे अपना देश कहे? बाजार और सत्ता के गठजोड़ ने आदिवासियों के सामने अस्तित्व की चुनौती खड़ी कर दी। जो लोग आदिवासी इलाकों में बच गए वे सरकार और उग्र वामपंथ की दोहरी हिंसा में फंसे हैं। अन्यत्र वसे आदिवासियों की स्थिति बिना जड़ के पेड़ जैसी हो गई है। नदियों, पहाड़ों, जंगलों, आदिवासी पड़ोस के बिना उनकी भाषा और संस्कृति और उसमें निर्मित होने वाली पहचान ही खोती जा रही है। चंपा गाछ, अजगर और तालिया में रणेन ने एतवारी, खड़िया और सरस्वती बागे, लाठी सिंह, हीरापुर, खड़िया घाट, बीरू, परगना, वर्जे, रात तथा नदियों में कोयलकारों, संख, ईब और ब्राह्मणी नदियों से लेकर पूरे आदिवासी समुदाय के जीवन, संघर्ष, शोषण, विस्थापन के प्रश्न को कथा का विषय बनाया है। रात बाकी कहानी जीवन के लिए संघर्ष करते आदिवासी समुदाय के जीवन की चुनौतियों को प्रश्न के रूप में उठाया है, जिसकी नियत विस्थापित होने में है या नक्सलाइट घोषित कर प्रशासन की गोलियों का शिकार होने में है। यहाँ दुर्गावती रणेंद्र के अनुसार यहाँ दुर्गावती जलाशय परियोजना में चेरो आदिवासियों के कई गांव डूब क्षेत्र में पड़ रहे थे। विस्थापन विरोधी मोर्चा ने बांध के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। कोर्ट का निर्णय बांध के पक्ष में आ गया। आंदोलन की कमर टूट गई। विस्थापन अवश्य संभावी था। दुर्गावती बांध विरोधी मोर्चा ने दुर्गावती बांध के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले 13 गांव के करीब 1000 परिवारों के पुनर्वास के लिए इलाके के आसपास प्रखंड 4 में जमीन की मांग की थी। विस्थापितों की मांग सही थी। जिले के एमएलसी मिसिर बाबा का सीओ साहब को बुलाकर धमकी भरे अंदाज में समझाना राजनीति के चेहरे को उजागर करता है कि लोकतंत्र में सत्ता अभी भी भूस्वामियों के हाथों में है। जब आपके पहले से सीओ, एलआरडी, सीएम, एसडीओ और हमने रिपोर्ट कर रखी है चैनपुर अंचल में कोई फाजिल जमीन नहीं है तो फिर काहे खतियान गीज रहे हैं? मिसिर बाबा सीओ साहब को चेतावनी देते हुए कहते हैं, आपकी नजर बाबू राघवेंद्र नारायण सिंह की जमीन पर है। क्या किया है और क्या कर रहे हैं सब पता है। आगा पीछा सोचकर कदम बढ़ाइए। कितना इस्तेमाल होना है, किस तरह होना है, किस कीमत पर होना है, सब सोच विचार कर काम करना चाहिए। मिसिर बाबा कहते, क्या सोच रहे हैं सीओ साहब? बेसी मत सोचिए, छोटा भाई है इसलिए समझा रहा हूँ। ये कम्युनिस्टवा डीडीसी बहुत दुलार देखते हैं, उनके बहकावे में भी नहीं पड़ना। ये लोग का है मिसिर बाबा के लिए बस हलवा, एक कौर में गड़ब। जब चाहे ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में। आप अपने बारे में सोचिए, आपके लिए भी ठीक जंगली इलाका चुन रहा है। दुर्गावती बांध सरकार के लिए विकास का टूल्स है तो मिसिर बाबा तथा राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए जमीन का मामला है। सीओ के लिए नौकरी व ईमानदारी का प्रश्न तो एसएसपी सिद्धार्थ शाही को ऑपरेशन ब्लैक कोबरा में अपना नाम हटवाना ट्रांसफर का मामला। डीएम संजय के लिए यह कहानी का विषय है तो दीपा जीवेश ऋषभ के लिए प्रोजेक्ट शोध की सामग्री है। जीवन की लूट का सामान आदिवासी समुदाय सभ्य समाज का शिकारगाह है। सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं। लूट का अपना तरीका है। सभी इस गोरख धंधे में शामिल हैं। आदिवासी समुदाय के लिए यह अस्तित्व नष्ट हो जाने का प्रश्न है। इसका समाधान विस्थापन के लिए कुछ जमीन का आधार रणेंद्र हातम
बस्ती की तिरकी चाय की दुकान पर श्रुत कथा के आधार पर कथा तथ्यों और स्थान में परिवर्तन करके सारे आदिवासी समुदाय की पीड़ा को शब्द दे दिया है। मुझे तो श्रुत शब्द भ्रामक लगता है। कथाकार का उद्देश्य शायद यह होगा कि पाठक प्रासंगिकता के प्रमाणिकता के प्रश्न में ही न उलझा रहे। कथाकार रणेंद्र अपनी बात कहने में सफल है। उन्हें इस बात की गहरी समझ है कि क्या कहना है, कैसे कहना है और कब कहना है। इसमें वे सफल भी हैं। अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी झोपड़ी की आग में झुलसती देह की असह्य पीड़ा, करुण चित्कार के बीच चाला बच्चों पुष्पा की आजी मां से चीख कर शाप दिया था, जो तोहिन कई बात कहियो पूरा न हुई। आज वर्षों बीत जाने के बाद भी कैमूर अंचल का यह दुर्गावती बांध अधूरा पड़ा है, एकदम अधूरा। अब यह दुर्योग है या श्राप, असर कौन जाने। कथन कैमूर अंचल दुर्गावती बांध पुष्पा चाला पच्चो एतवारी सोमारी सोमा सरस्वती साथ ही साथ विकास के राक्षस की प्रमाणिकता संदेह करने का प्रश्न ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ जो कुछ भी लिखित है प्रमाणित है, उस सबका श्रुत स्मृत परंपरा से गहरा संबंध है। आदिवासी समुदाय के सामाजिक जीवन, इतिहास, बोध, आस्था, मातृसत्ता की आराधना और कभी शासक होने की बात को रणेंद्र उठाते हैं। पुष्पा उन्हें चाला पच्चो, सरना माई, उरानों की देवी, यह इलाका पहले उरानों का था। वे ही राजा थे। उनके छोटा नागपुर जाने के बाद राजा चेरो हुए, किंतु अब भी कुछ उरांव परिवार थे। सरना स्थान था। सरना स्थान चिन्हित कर लेखक ने सरना गांव की प्रमाणिकता को सिद्ध किया। आदिवासी राजा का होना व्यवस्थित आदिवासी जीवन, प्रशासन, शक्ति, क्षमता, राजस्व एवं कुशल संरक्षण होना पाया जाता है। जातियों गोत्र की पड़ताल, इतिहास की खोज आदि प्रश्न कहीं न कहीं मनुष्य के विकास की कहानी को अपने में समेटे हुए हैं। संभावनाओं के अंकुर फूटते दिखाई पड़ते हैं। दीपा मेम साहब चंद्रवंशी चौहान है, उनका इससे क्या संबंध है। अब दीपा मेम साहब चेरो जनजाति पर काम करेंगी। ये लोग अपने को चंद्रवंशी क्यों बोलते हैं, अपने को चौहानों का वंशज भी मानते हैं। दीपा मेम के चौहान शाखा, इसकी शाखा में क्या अंतर है। दीपा मेम का एमफिल के लिए चंद्रवंशी चेरो जाति का गोत्र का सूत्र ढूंढना कहीं न कहीं कुछ कोण विचार के लिए हमारे सम्मुख कहानीकार छोड़ देता है। चाला पच्चो और सरना माई कहानियां थी। सफेद बालों वाली, धन धान्य बरसाने वाली, सफेद बालों वाली पुष्पा की आजी माँ, सरना गांव के बच्चों, बूढ़ों, औरतों तक पुष्पा की आजी चाला पच्चों को जलाना, पुष्पा के साथ सामूहिक बलात्कार, कामरेड अनिल की छीछा लेदर हो गई है। ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा किया, अपनी लड़ाई पर अपने साथियों पर नहीं। समझौतावादी रुख से क्या मिला, धोखा। जालिम लल्लन सिंह की माद में घुसकर चला गया। पीछे हटिए, लड़ाई हम संभालेंगे। अनिल भाई डॉक्टर उदयन पीछे, किसान संग्राम समिति पीछे, लिबरेशन के हाथ में नेतृत्व, रामावतार पुष्पा पीछे। आंदोलन के उभार के समय 13 गांव के 1000 आदिवासियों के साथ कभी डैम पर 50 गांव के रविदास, पासवान, कोयरी, तेली, अहिर, कुर्मी सबके सब साथ खड़े थे। आज सरना गांव जला दिया गया। रणेंद्र की कहानी बस धूल थी। लोक कथाओं के माध्यम से आदिवासी जीवन, उनके संघर्षों और उन पर हो रहे अत्याचारों की कहानी है। उरांव जनजाति की आदिवासी सोमा कुजूर, जो आदिवासी हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाती है, पर सरकार द्वारा उसे कोई सम्मान नहीं होता। वह पिता की मृत्यु के बाद भी आदिवासियों के उत्थान के लिए संघर्ष करती है। इसी संघर्ष के दौर में गैर आदिवासी ईमानदार सोमनाथ से प्रेम विवाह करती है, जो आदिवासियों के लिए काम कर रहा था। आदिवासियों के नेता जो उन्हीं के बीच से निकले थे, उन्हें यह सब पसंद नहीं आता। वे सोमनाथ और उसकी टीम को नक्सली बताकर मरवा देते हैं। इस काम में सोमनाथ के स्वार्थी माता पिता भी उनका साथ देते हैं। यहाँ तक कि वे सोमा के विवाह और उसकी 2 माह की बेटी को भी अपनाने से इनकार कर देते हैं। गांव में कोई उसका साथ देने नहीं आता है। सरकार कुछ भी नहीं करती। सोमा कुजूर की मदद कोई नहीं करता। सब लोग बीडीओ अनिल लकड़ा था कामेश्वर से डरते थे। सोमा के भाई भाभी उसे बहुत ढांढस बताते हैं। सोमा भी अंत तक संघर्ष करती रही, किंतु सोमा कुजूर की आदिवासी स्त्री, एक संस्कृति, एक आदिम सभ्यता खत्म हो गई। जैसे रेड इंडियन, जैसे डोडो पक्षी, जैसे एक नदी कहते हैं, वहां उस
बेंच पर सखुआ पत्तों के नीचे बस धूल थी। चंपा गाछ, अजगर और तालियां प्राकृतिक रूप से संपन्न एतवारी खड़िया का गांव आदिवासी समुदायों के बीच स्वयं में पूर्ण गांव है। भारत के गांवों का आदर्श रूप स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ आदिवासियों के संपन्न विरासत की कहानी पूर्णा पानी गांव, शंख नदी की धारा गांव चारों ओर घेर कर बहती है। यहाँ 2 झरने हैं, सुग्गा कट्टा घाघ और पेरवा घाघ। यहाँ झरनों को घाघ कहा जाता है। पूर्णा पानी गांव के खेत पूरे साल भरे रहते हैं। पूर्णा पानी संपन्न गांव था। इलाके के सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लड़के पूर्णा पानी के नौकरिया लोग, सबसे ज्यादा पूर्णा पानी के सबसे तेज खिलाड़ी पूर्णा पानी के, सब में भारी किसान पूर्णा पानी के। पूर्णा पानी गांव में रहने वाले बागे यानी हिरण गोत्र के आदिवासी समुदाय का अपना इतिहास है। हिरण उनके लिए पवित्र और पूजनीय था। खड़िया आदिवासियों ने सरे पशु पक्षी को अपना पूर्वज खड़िया आदिवासियों सारे पशु पक्षियों वनस्पतियों को अपना पूर्वज माना है। खड़िया आदिवासी का अपना इतिहास है। मानव सभ्यता के विकास खड़िया कहानी समुदाय के विकास की कहानी से मिलती है। कृषि आश्रित अर्थव्यवस्था समृद्ध, शिक्षा के साथ ही प्यारा मास्टर का अपने समाज पर भरोसा, खड़िया इलाके में स्कूलों का जाल बिछा दिया। इससे शिक्षा के रास्ते खड़िया समाज विकास की ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। प्यारा मास्टर को अपने समाज पर बहुत भरोसा था। बिना पढ़ाई के खड़िया समाज बढ़ सकता है। यहाँ द्रष्टव्य है सरस्वती के आजा की सोच कितनी आधुनिक थी, समय की गति को कितना पहचानते थे। उन्होंने प्यारा मास्टर का पूरा सहयोग किया जिससे समाज समय के साथ गति कर सके। बागे गोत्र के खड़िया जनजाति के इतिहास के संदर्भ में जैसा बताते हैं कि खड़िया जाति हजारों साल पहले अफ्रीका और एशिया महादेश को जोड़ने वाली जगह लेमुरिया से खड़िया लोगों ने यात्रा शुरू की थी। भारत में बसने के बाद जनसंख्या बढ़ी तो पूरब की ओर बढ़े। हिमालय की चढ़ाई हाथों का सहारा लिया, दबाते हुए आगे बढ़े। हाथों से इस तरह दबाने की क्रिया खड़िया में तिब्बतना कहलाती है। तिब्बतना से तिब्बत बना। खड़िया आदिवासियों के विकास की कहानी बहुत कुछ कह जाती है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने भारत में समय समय पर विभिन्न संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने भारत में समय समय पर विभिन्न संस्कृतियां बाहर से आई, सब समय के साथ इसी में रच पच गई। सभ्यता के विकास की कहानी बहुत कुछ कहती है। आदिवासी जीवन का सूत्र वाक्य जो अक्सर एतवारी के दादाजी कहते थे, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। आदिवासी अगर केवल अपने लिए सोचने लगा तो समझो वह आदिवासी नहीं रहा। अगर यही चलन बढ़ा तो समझो आदिवासी समाज नहीं रहेगा। यह आदिवासी समाज की पहचान है। सारे आदिवासी समुदाय ने जीवन में सहजता को मूल्य माना। इससे दूर होना आदिवासी समाज को स्वीकार न था। आदिवासी साहित्य के माध्यम से स्वयं की पहचान, स्वयं की आवाज और स्वयं के सृजनात्मक अभिव्यक्ति से जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना सामने आएगी, उससे अंततः पूरे भारतीय समाज की मुक्त अभिव्यक्ति और संघर्ष ही सामने हो। भारतीय समाज का सच और उसके मर्म सामने आएंगे। रणेंद्र की रात बाकी था अन्य कहानियां आदिवासी जीवन के संपूर्ण इतिहास से लेकर वर्तमान के लूट खसोट का लेखा जोखा है। इसी प्रकार रणेंद्र भी बस धूल थी में लोक कथाओं के माध्यम से उरांव स्त्रियों के बलिदान के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सोमा कुजूर का जन्म महूल पर्व के दिन हुआ था। इसी संदर्भ में पाहन बाबा सरहुल पर्व की लोक कथा को समझाते हुए कहते हैं, गांव प्रधान पाहन बाबा उन्हें बिंदी पुकारते, धरती माँ की बेटी जो खेलते खेलते पाताल लोक जा पहुंची। वहां से लौटने का सवाल ही नहीं। यहाँ पेड़ पौधे सब व्याकुल, पंछी पखेरु भी बिलखने लगे, धरती माँ भी हाहाकार करने लगे, लेकिन पाताल देवता मानने को तैयार नहीं।
ऐसी वापसी होने लगे तो जन्म मृत्यु के चक्र का क्या होगा? नहीं, संभव नहीं। बहुत मान मनोबल, बहुत बिनती, तब जाकर पसीजे पाताल देव। जाइए, साल में एक बार बिंदी धरती पर जाएगी, फिर क्या था। जिस दिन बिंदी धरती पर आती, सारे पेड़ पौधे नए नए कोपर फेंकते, पुरानी लाल सखुआ गाछ फूलों से लग जाते, लोग खुशी से सरहुल पर्व मनाते। वही सरहुल पर्व बिंदी महुआ टोली के सरपंच के घर पधारी हो बाबा। रणेंद्र लोक कथाओं के माध्यम से आदिवासी जीवन को उसकी गहराइयों से समझाते हुए आधुनिक प्रसंगों से उसे जोड़ते भी हैं। मान्यता है कि उरांव के लोग दो नदियों के किनारे बसे हैं, कोयल और संग। इसका भी एक किस्सा है। बहुत दिन पहले दो उराएं बहनें मामा के घर रहती थी। उनके माँ बाप नहीं थे, किंतु मामा का प्यार उनकी कमी अखरने नहीं देता। लेकिन मामा जितना मानते, मामी उतनी ही चढ़ाती। आषाढ़ सावन का महीना रहा होगा। मामी को आभास हुआ जबरदस्त आंधी पानी आने वाला है। उसने जानबूझकर दोनों भांजियों को खेत पर मिट्टी कोड़ने भेज दिया। कुछ ही देर में दोनों आंधी पानी में फंस गई। मामा भांजियों को घर पर नहीं देखकर ढूंढने निकले। बहुत खोजा, आंधी पानी से थक हताश निराश लौट रहे थे कि पगडंडी पर दो सांपों पर नजर पड़ी। सांपों ने मामा कहकर पुकारा, बताया वही उसकी भांजियां हैं, किंतु अब लड़की नहीं बन सकती, नदी बनकर बहेंगे। अपने उरांव समाज के लोगों को कहिएगा कि वे हमारे किनारे ही बसे हैं। वे उनका पालन पोषण करेंगे। और उसी दिन से दो नदियां बहने लगी। उनका नाम उन दोनों बहनों के नाम पर कोयल और संग पड़ा। उरांव समाज इन्हीं के किनारे बसा बढ़ा। रणेंद्र सोमा कुजूर के साथ इजुबन बिजुबन की राजकुमारी और कोयल की कथा को भी प्रसंग से जोड़कर अद्भुत कथा श्रेष्ठ की रचना करते हैं। इस कहानी में लोक संस्कृति के कई रंग बिखरे पड़े हैं, जो लोक के माध्यम से आदिवासी जीवन के आधुनिक संघर्ष को भी प्रकट करते हैं। इस प्रकार रणेंद्र की कहानियां आदिवासी जीवन, उनके समाज, संस्कृति तथा संघर्ष की यथार्थ गाथा है, जो आदिवासी समाज के विविध पर्व, त्योहार, प्रेम कथाओं, विद्रोह, संघर्षों के माध्यम से जनजातियों की सहजता, निश्चलता, जीवटता, अदम्य साहस के साथ उनके संघर्षों को भी शब्द शब्द कहती चलती है। इस संदर्भ में विनायक तुकाराम का कथन द्रष्टव्य है। आदिवासी साहित्य जीवनवादी साहित्य है। आदिमों के सर्वांगीण विकास का सवाल केवल यह स्थापित व्यवस्था को ललकार रहा है। आदिवासियों में चेतना का संचार हुआ है। रमणिका गुप्ता का यह कथन इस बात का समर्थन करता है। आज आदिवासियों में चेतना जगी है। वह नई नई विचारधाराओं और क्रांतियों से परिचित हुआ है, जिनके परिप्रेक्ष्य में वह अपनी नई पुरानी स्थितियों को तोड़ने लगा है। उसमें अपने होने न होने, अपने हकों के अस्तित्व की वर्तमान स्थिति, अपने साथ हुए अन्याय, भेदभाव व अन्याय का बोध भी जगा है। यही बोध उसके साहित्य में झलक रहा है। आदिवासी अपने खोए हुए अधिकारियों, लुप्त होने की कगार पर खड़ी अपनी संस्कृति को साहित्य के माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तथाकथित समाज से यह कह रहे हैं कि देखो, हम ऐसे समाज हैं जिनके मूल्यों का न तो हास हुआ है, ना ही उसमें विकृति आई है। हम सामूहिक जीवन प्रणाली में जीते हैं, समाज और समूह में रहते हैं। तुम्हारे द्वारा दी गई कठिन जिंदगी को अपने गीतों, अपने नृत्य से भुलाते रहे हैं। तुमने हमें सभ्यता से दूर ठेला, विस्थापित किया। हमने बांसुरी और नगाड़े के माध्यम से आपसी संवाद जारी रखा। अब यह संवाद नाद बनकर फूट पड़ा है। बांसुरी को हमने मसाल बना लिया। अब देश और भाषाओं की सीमाएं और कबीले के